नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन राजस्थान की भूगोल की क्लासेस चल रही है और राजस्थान की भूगोल के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आज अपन पहला भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपने टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर इनको भू आकृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं। भू आकृतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं और एक बार इसकी परिभाषा के बारे में अपन देखेंगे। भौगोलिक उच्चावच एवं संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर इसको कह सकते हैं भू आकृति प्रदेश, भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि भौगोलिक उच्चावच एवं संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4 भाग। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भाग हैं? 4 भाग। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखेंगे, फिर एक एक भाग का विस्तार के साथ में अपन अध्ययन करेंगे। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ना, इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। इस प्रकार से यानी कि पूरे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनको भी अपन ने देख लिया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर इसी का दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार है। अपन एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं और एक बार इनका मैप के अंदर देखेंगे इनकी स्थिति कहां है चारों की।
ये राजस्थान हो गया। और राजस्थान के बीचों बीच से एक पर्वतमाला गुजरती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान के को लगभग दो समान भागों में क्या कर देती है, विभाजित कर देती है, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। इस प्रकार से राजस्थान के बीचों बीच से पर्वतमाला गुजरती है और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो है अरावली पर्वतमाला। और ये हो गया राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है, ये है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद ये है आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है और वो है हाडोती का पठार। क्या है? हाडोती का पठार। इस प्रकार से यानी कि पूरे राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है हाड़ौती का पठार। अब क्या करेंगे अपन, एक एक भौतिक प्रदेश का विस्तार के साथ में अध्ययन करने वाले हैं और सबसे पहले लेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या फिर इसको कह सकते हैं थार का मरुस्थल। मरुस्थल, ठीक है। अब अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, इस भाग का, यहां देख सकते हैं अपन ये भाग है, इसका अपन क्या कर रहे हैं, विस्तार के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। इसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। केवल इसी भाग का अपन अध्ययन करेंगे, बाकी का अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी के जो भौतिक प्रदेश है ना उनका अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो इस वाला जो भाग है ना, इसका विस्तार के साथ में क्या कर रहे हैं, अपन अध्ययन कर रहे हैं। ये जो भाग है ना, ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर। कहने का मतलब इस वाले जो भाग है ना, इस भाग में पहले क्या था, समुद्र था, यानी कि 33 सागर का अवशेष है। काफी बार प्रश्न आया है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है या फिर किसका भाग है, तो अपना आंसर हो जाएगा 33 सागर का अवशेष। यानी कि ये भाग किसका अवशेष है, यहां पहले समुद्र था लेकिन बाद में धीरे धीरे समुद्र के सूखने से, यानी कि यहाँ क्या है, अभी वर्तमान में रेगिस्तान है। इसका मतलब ये किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। ठीक है ना। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे।
थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। इसके प्रमुख प्रमाण है। यानी कि थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, इसके क्या प्रमाण है, क्या इनके यानी कि किस आधार पर अपन इसको कह सकते हैं ये 33 सागर का अवशेष है। तो अपन एक एक प्रमाण के बारे में अपन देखेंगे। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं तथा यहां खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यानी कि यहां पर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं तथा यहां खारे पानी की क्या है, झीलें हैं। इसका मतलब जो खारे पानी की जो झीलें है ना, वो किसका प्रमाण है, वो 33 सागर का प्रमाण है। इसका मतलब यहाँ प्राचीनतम काल में क्या था, कोई यानी कि 33 सागर था और ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये 33 सागर का क्या है, अवशेष है। दूसरा है इसके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुलधरा ग्राम, और ये कुलधरा ग्राम कहां है भी, जैसलमेर। कुलधरा ग्राम से वहेल मछली के अवशेष मिले। यानी कि जैसलमेर का एक गांव है, उस गांव का नाम है कुलधरा ग्राम। कौन सा ग्राम है, कुलधरा ग्राम। और इस कुलधरा ग्राम से किसके अवशेष मिले हैं, वहेल मछली के अवशेष मिले हैं। यह प्रश्न काफी बार आ चुका है कि राजस्थान में वहेल मछली के अवशेष कहां से मिले, तो कुलधरा ग्राम। और ये कुलधरा ग्राम कहां है, जैसलमेर में है। इसका मतलब यह यानी कि मछली के अवशेष मिलना किसका प्रमाण है, 33 सागर का प्रमाण है। ठीक है। दूसरा है, अगला कारण है तीसरा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज। अब जीवाश्म खनिज किसे कहेंगे, जैसे कोयला,
पेट्रोलियम, लियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस आदि। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज के भंडार होना, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से खनिज के भंडार हैं? जीवाश्म खनिज के भंडार हैं। इसका मतलब यहां पर क्या था अभी पहले, यानी कि 33 सागर था और 33 सागर का क्या है ये अवशेष है। अब यानी कि खारे पानी की झीलें भी क्या है 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। इसका मतलब यहां 33 सागर था। अब खारे पानी की झीलें कहां है वो भी अपन देखेंगे। बार बार राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे और मानचित्र के माध्यम से ही अपन हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या होगा लंबे समय तक अपने को याद रहेगा हर चीज। ठीक है ना। अब देखेंगे यहां एक झील है, यहां है लूणकरण, लूणकरण झील, यहां है बाड़मेर बालोतरा में पंचपदरा, पच झील, लूणकरण सर झील। अभी बीकानेर में लूणकरण सर झील है, पंचभद्रा जो झील है बाड़मेर में, या डीडवाना झील है, डीडवाना झील, डीडवाना झील है। और यहां पर जयपुर में सांबर झील, ठीक है ना। या अपन कह सकते हैं रेवासा, रेवासा झील। इस प्रकार से यानी कि राजस्थान में क्या है खारे पानी की झीलें हैं। ये खारे पानी की झीलें होने के कारण यानी कि ये पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये किसका अवशेष है 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये खारे पानी की झीलें इसका क्या है उदाहरण है, यानी कि इसके जो प्रमाण है कि यहाँ यानी कि प्राचीन काल में क्या था 33 सागर था। ठीक है। अब आगे देखेंगे अपन भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो, ग्रेट पेलियो, आर्कटिक, अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है, पूर्वी मरुस्थल का अफ्रीकन मरुस्थल
मरुस्थल का पूर्वी भाग है। भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। यानी कि किस प्रकार है वो अपन मैप के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार से ये हो गया आपके इस प्रकार से ये भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का भाग है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया और इसी पर ये है। और इस प्रकार से ये जो थार का ये आगे बढ़ा इस प्रकार से ये, और ये कौन सा है? ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। इसको कहेंगे अपन ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। और इसी का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल कहलाता है। इसी का जो पूर्वी भाग है ये है आपके पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। और ये पूर्वी भाग क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। ठीक है ना। और यहां कौन कौन से देश आएंगे? यहां आएंगे आपके भारत व पाकिस्तान। ठीक है। ग्रेट पैलियो भौगोलिक विशेषता के आधार पर थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल है और इसी का जो पूर्वी भाग है वो क्या है? थार का मरुस्थल है। इस प्रकार से यानी कि थार के मरुस्थल का क्या हुआ? विकास हुआ। ये यानी कि अब ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल का क्या है? पूर्वी भाग है और यह है इसका मध्य भाग। मध्य भाग। और ये मध्य भाग है, ये मध्य भाग जो ये कहलाता है कबीर। क्या कहलाता है? कबीर। और यहां देश कौन कौन से आएंगे? ईरान, ईरान और अरब। इस प्रकार से। ठीक है। और ये है इसका ये है इसका उत्तरी भाग। और ये उत्तरी भाग क्या कहलाता है? सहारा मरुस्थल। ठीक है ना।
उत्तरी अफ्रीका, ये कहां है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि थार का जो मरुस्थल है ना, इसका विकास हुआ है भौगोलिक विशेषता के आधार पर। अगर देखा जाए जो थार का जो मरुस्थल है वो ग्रेट पैलियो आर्टिक अफ्रीकन मरुस्थल का पूर्वी भाग है। कैसा भाग है ये? पूर्वी भाग है। और इस प्रकार से यानी कि जो सहारा मरुस्थल है इसका विकास हुआ और धीरे धीरे ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में ये यहां तक फैला। इसके मध्य भाग को कबीर कहा जाता है, इसमें ईरान अरब देश आते हैं। इसके पूर्वी भाग को थार का मरुस्थल कहा जाता है, इसमें भारत पाकिस्तान आते हैं। और इसके उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग को सहारा मरुस्थल कहा जाता है और इसमें अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग आता है। अब अपन इसके देखेंगे जो थार का जो मरुस्थल है ना, इसको पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन ये बात भी लिखेंगे यहां, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये भारत है और यहां पर यानी कि बीच में आड़ी क्या है? अरावली पर्वतमाला है और यहां तक रुक जाता है मरुस्थल। और इस प्रकार से ये थार का मरुस्थल है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ चुका। ये अफ्रीका महाद्वीप है और इस प्रकार से धीरे धीरे ये मरुस्थल है आगे बढ़ा और इसका ग्रेट पैलियो आर्टिक मरुस्थल है, इसका पूर्वी भाग थार का मरुस्थल कहलाता है, इसका मध्य का जो भाग है वो कबीर कहलाता है, इसका उत्तरी भाग या पश्चिमी भाग है वो सहारा का मरुस्थल कहलाता है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल है और लगभग ये 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। थार के मरुस्थल के 3 थार के मरुस्थल थार का मरुस्थल या सहारा का मरुस्थल सहारा के मरुस्थल में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल या फिर सहारा के मरुस्थल में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के मरुस्थल कौन कौन से हैं? जिनमें एक है आपके हम्मादा, दूसरा है आपके इर्ग और तीसरा है आपके रेग। इस प्रकार से यानी कि थार के मरुस्थल में भी या फिर सहारा के मरुस्थल में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। वो 3 प्रकार के मरुस्थल कौन कौन से हैं? हम्मादा है, इर्ग है और रेग है। हम्मादा किसे कहते हैं? पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। पथरीला या चट्टानी मरुस्थल को कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? हम्मादा कहा जाता है।
ठीक है। दूसरा है महान, इर्ग का मतलब क्या है भी, महान मरुस्थल, है ना भाई। कच्छ का रण गुजरात से लगा करके बीकानेर के बीच का जो मरुस्थल है उसको महान मरुस्थल कहा जाता है। इसके विस्तार के बारे में अपन आगे एक एक के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है ना। रेग, मिश्रित मरुस्थल, रेग का मतलब क्या है, मिश्रित मरुस्थल, ठीक है ना। हम्बादा का मतलब पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, इर का मतलब महान मरुस्थल कह सकते हैं, और रेग का मतलब क्या है भी, मिश्रित मरुस्थल को रेग का मरुस्थल कहा जाता है। ये प्रश्न काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में कि भी हम्बादा किसे कहते हैं, या फिर इर्ग किसे कहते हैं, या फिर रेग किसे कहते हैं। इसके बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय या थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है भी, विशेषताएं, यानी कि इस मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर थार का जो मरुस्थल है इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में अपन देखेंगे, और एक एक विशेषता का विस्तार के साथ में अपन देखेंगे, अध्ययन करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का विश्व में 17वां स्थान, समझ में आ चुका होगा। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से थार के मरुस्थल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अपना आंसर हो जाएगा 17वां स्थान है, ठीक है। दूसरी विशेषता है जनसंख्या एवं जैव विविधता के आधार पर थार के मरुस्थल का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी कि जनसंख्या के आधार पर, यानी कि विश्व में बहुत सारे क्या भी मरुस्थल है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखा जाए विश्व में जो भी मरुस्थल है उन सभी मरुस्थल की तुलना में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, या फिर जनसंख्या के आधार पर यानी कि थार के मरुस्थल का कौन सा स्थान है विश्व में, तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। या जैव विविधता यानी कि जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे वनस्पति या फिर मनुष्य मानव, इन सभी की दृष्टि से यानी कि थार के मरुस्थल का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, ठीक है। अगली अपन परिभाषा इस विशेषता देखेंगे इसकी, पश्चिमी मरुस्थलीय
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। प्रश्न आ जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी यानी कि ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, अगली विशेषता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यानी कि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो है यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनघनत्व सबसे क्या है, कम है यहाँ पर, यानी कि लोगों की यानी कि मानव की जो संख्या है वो क्या है, कम है। इसका मतलब जनघनत्व की दृष्टि से सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो अपना आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या जनघनत्व कम पाया जाता है। अगली अपन क्या देख रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर थार के मरुस्थल की विशेषता देख रहे हैं। और विशेषता में अपन ने देखा है कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर इस मरुस्थल का विश्व में कौन सा स्थान है, 17वां। दूसरा, जनसंख्या एवं जैव विविधता के आधार पर थार के मरुस्थल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान हो गया। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अभी क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। यानी कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनघनत्व कहां पाया जाता है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसकी अगली विशेषता देखेंगे अपन, पांचवी। थार का मरुस्थल विश्व में, थार का मरुस्थल विश्व में सबसे युवा मरुस्थल कहलाता है। थार का मरुस्थल विश्व में सबसे युवा मरुस्थल कहलाता है। इसका मतलब क्या है, ये नवीनतम मरुस्थल है। क्या है, नवीनतम मरुस्थल होने के कारण यानी कि थार का जो मरुस्थल है ना, वो विश्व में सबसे युवा मरुस्थल कहलाता है। अगली विशेषता है थार के मरुस्थल में वर्षा वितरण की दृष्टि से, थार के मरुस्थल में वर्षा वितरण की दृष्टि से यहां अल्प
वर्षा, अल्प वर्षा का मतलब 50 सेंटीमीटर से कम, से अल्प वर्षा पाई जाती है। यानी कि थार के मरुस्थल में वर्षा वितरण की दृष्टि से यहां अल्प वर्षा यानी कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती। थार का जो मरुस्थल है यहां पर यानी कि निम्न मात्रा में वर्षा होती है, बिल्कुल अल्प मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। और देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से भी कम यहां क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, अगली विशेषताएं 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती हैं, जो जैसलमेर से गुजरती है। क्या लिखा भाई, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का यहां अपन थोड़ा चेंज करेंगे, दस सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो जैसलमेर से गुजरती है। एक बार इसको मैप के माध्यम से अपन देखेंगे। इसमें जैसे ये राजस्थान का, ये राजस्थान का मैप हो गया। और इसमें ये इस प्रकार से ये हैं 10 सेमी सम वर्षा रेखा। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। इस प्रकार यानी कि क्या लिखा, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये क्या है भाई, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जो जैसलमेर से गुजरती है। ये प्रश्न काफी बार दोस्तों प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। और ये यानी कि क्या है भाई, जैसलमेर जिले से गुजरती है। कहां से गुजरती है, जैसलमेर जिले से गुजरती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। क्योंकि ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर, ये दक्षिण और ये
पूर्व और ये पश्चिम, क्योंकि अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अनुसार अगर देखें अपन दिशा को, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिमी। और थार के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। 8 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। समझ में आ चुका होगा आपको, ये पूर्वी सीमा। इस प्रकार से ये है आपके 40 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है ना, 40 सेमी समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो इसका मतलब यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी समवर्षा रेखा करती है, तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे, अगले पेज ले लेंगे अपन। सात, 8, 8 के बाद में 9। 25 सेमी सम 25 सेमी सम वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। इस पर अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं,
पहला है शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है ना। अब अपन मैप के माध्यम से अपन इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये राजस्थान है और राजस्थान के बीचों बीच से एक पर्वतमाला गुजरती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है ना। और ये है अभी आपके पूरा क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हैं आपके 25 सेमी सम वर्षा रेखा। ठीक है ना। और ये दो भागों में क्या कर रही भी, ये जो भाग है ये है आपके शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश और ये हैं आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। ये हैं आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है ना। अर्ध शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। एक भाग है शुष्क रेतीला प्रदेश और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। यह प्रश्न काफी बार आ चुका है कि यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो अपना आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला इधर वाला है शुष्क रेतीला प्रदेश और इधर वाला अर्ध शुष्क प्रदेश। इस प्रकार से यानी कि दो भागों में विभाजित कर। अपन एक बार इसको और भी दूसरे तरीके से देखेंगे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। और वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक है आपके शुष्क रेतीला प्रदेश, दूसरा है आपके अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा वो कौन सी है, 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है। और शुष्क रेतीला जो प्रदेश है ना, इसको भी यानी कि वापस दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, वो कितना प्रतिशत है, तो वो है आपके
58.50%। ठीक है, और ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है, वो है आपके 41.50%। ठीक है, यानी कि शुष्क रेतीला जो प्रदेश है ना, इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का जो क्षेत्र है वो 58.50% है। दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है 41.50% है। अब है भी अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है ना, और इसमें इसको भी यानी कि वापस चार भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो चार भाग कौन कौन से हैं, वो है गग्गर प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, और तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है गोडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार से यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेश है ना, इस अर्ध शुष्क प्रदेश को भी आप वापस चार भागों में विभाजित किया जाता है, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और घोड़वाड़ प्रदेश। इस प्रकार से यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन ने देखा है, और इससे आगे अपन कल की जो क्लास है उसमें देखेंगे, और आपको विस्तार के साथ में अपन पढ़ाया जा रहा है, और लगातार बने रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना है और दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।